नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जरा हम इसका पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कहता कि हाइड्रोजन एटम चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम n बराबर 3 टू n बराबर 2 ड्यू टू रिक्वायर द परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 10 पावर माइनस n है। द वैल्यू ऑफ n इज गिवन है, RCH का वैल्यू दिया हुआ है, HC दिया हुआ है, H दिया हुआ है। नॉर्मली जो दिया रहता है हम उसी टर्म में इक्वेशन को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मामला क्या है, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें वी हैव, आपको पता है ये चीज, वी हैव डेल्टा E बराबर जो हो जाएगा सो 13.6 RCH का वैल्यू है, Z स्क्वायर, तो Z बराबर, चलो जनरल लिख देते हैं, ये Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया फॉर हाइड्रोजन एटम Z बराबर हो जाएगा 1, इसका ने डेल्टा E जो हो जाएगा 13.6 Z स्क्वायर, सॉरी Z हटा दें हम यहाँ से, कहाँ से कहाँ आया, तीसरा से दूसरा में आया, 1/4 माइनस 1/3। अच्छा ये मजेदार है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में आएगा, ये पता है। इसका मतलब आ जाएगा 13.6 और ये कितना आ जाएगा, 9 आएगा ना, सॉरी ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 स्क्वायर, ठीक है। 9 चौक 36, ये 5/36 लगता है, ये आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, जो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन 13/5 0 3 13/65 3 68 36, ठीक है। तो जो इस पर ये इलेक्ट्रॉन पहला, ठीक है। अब क्या है कि इसके इक्विवेलेंट हम वेवलेंथ लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ना डेल्टा E बराबर लिखते हैं H नहीं, HC बाई लैम्डा। यहां से हम लोग लिख दें अगर कि लैम्डा बराबर लिखेंगे तो HC बाई डेल्टा, ये हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। ये तब है जब हाइड्रोजन एटम को रेस्ट में रखा गया है। अब अगर हाइड्रोजन एटम जैसे मान लो कि मूव करने लग जाए, ठीक है, मूव करने लग जाए, जैसे जैसे क्या हो गया, आप जरा समझो कि एक आदमी ट्रक पे या 5 7 10 लोग ट्रक पे बैठा हुआ है, ट्रक जो है सो रुका हुआ है, और रुका हुआ मैंने उसको मूव करने के लिए अलाउड नहीं है। तो एक आदमी जंप करेगा तभी ट्रक को कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगा, दूसरा करेगा जंप तब भी वेलोसिटी नहीं मिलेगा, तीसरा करेगा तब भी वेलोसिटी नहीं मिलेगा। लेकिन इसी सिचुएशन को अगर आप ऐसे समझो कि ट्रक अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है जो कि मूव कर सकता है, तो अब क्या है कि अगर एक आदमी जंप कर गया पीछे से या आगे जिधर से जंप कर जाएगा तो उसको एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी मिलेगा। तो एग्जैक्टली सेम जो मैकेनिक्स का चीज है, तो वहां तो जल्दी समझ में आ जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चा को जो नॉर्मली ना ये सब चीज जल्दी से लोग डिस्कस करते हैं, ना ये सब समझ में जल्दी आता है। क्या है कि एटम अगर रेस्ट में है मान, तो रेस्ट में है तो ऊपर से नीचे कूद गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम रेस्ट ही में माने हुए हैं। लेकिन एटम अगर मूव करने को फ्री है, तो जब एटम इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदेगा तो उसको मोमेंटम मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि उस हिसाब से उसको, ठीक है ना, मतलब एटम को भी रिक्वायर्ड वेलोसिटी मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं दूसरा, अगला इक्वेशन देखते हैं इसमें। when atom is allowed to move और रिक्वायर करते हैं, एक ही चीज है रिक्वायर। when atom is allowed to move और require, अगर मान लो तो उसमें अगर जंप करता है, जैसे सपोज करो कि ये अगर एटम है, मान लो ये न्यूक्लियस है
ठीक है, n बराबर 2 से 3 से 2 में आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से इस पर कूद गया, इसी n बराबर 1, n बराबर 2, ये n बराबर 3, ठीक है। तो अब अगर हम इसके लिए हम बात करते हैं तो शुरू में तो रेस्ट में है, हम लिखते हैं डेल्टा ई, ठीक है, डेल्टा ई लिखेंगे तो दिस इज, या ई डैश कर दो तो एच सी बाई लैम्डा डैश, इस केस में लैम्डा डैश आता है, ठीक है, या फिर हम एच न्यू डैश लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो शुरू का सिग्मा पी आई लिखते हैं इनिशियल बराबर सिग्मा पी एफ, इसका मतलब हो गया ये 0 और ये हो जाएगा माइनस एम भी एच बाई लैम्डा डैश, ये जो है सो मोमेंटम का वैल्यू होता है, ये चीज आप जानते होंगे, नहीं तो कैलकुलेट करना चाहो तो हम लोग एक छोटा सा है, जैसे इससे डेल्टा एम सी स्क्वायर बराबर ई है, डेल्टा एम इंटू सी बराबर डेल्टा ई बाई सी, ये हो गया मोमेंटम, हालांकि इसे बहुत उचित नहीं है बट एक समझाने के लिए ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा इंटू सी, तो सी सी गया, ये हो जाएगा एच बाई लैम्डा, माने मोमेंटम हम ऐसे भी एक दिखा सकते हैं कि मोमेंटम जो हो जाएगा ये ड्यूअल कैरेक्टर का है। ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब ये हो गया कि वेव जो है माने पार्टिकल जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो पार्टिकल के जैसा और वेव जैसा दोनों बिहेव करेगा, क्योंकि वेवलेंथ आ गया तो वेव जैसा बिहेव करेगा। मोमेंटम का टर्म है तो m गुने v है, तो मोमेंटम है पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ से हम अगर v लिख दें तो ये आ जाएगा कितना, h बाई m इंटू लैम्डा डैश, इक्वेशन तीसरा। नाउ फ्रॉम एनर्जी, एनर्जी तो डेल्टा हम ई लिखते हैं डैश, ई लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच सी बाई लैम्डा डैश, इसका लिखते हैं सो डेल्टा ई डैश बराबर हो जाएगा हाफ एम, और ये आ जाएगा कितना था भी, ये आ जाएगा h बाई एम, ये आ जाएगा h बाई एम लैम्डा डैश का स्क्वायर प्लस एच सी बाई लैम्डा डैश, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां से लिखते हैं, ये आ जाएगा दिस इज हाफ h बाई लैम्डा डैश का स्क्वायर m प्लस एच सी बाई लैम्डा डैश, ठीक है। तो इट इज द इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 4 बोलते हैं, इट इज द इक्वेशन with quadratic इन लैम्डा डैश। तो हम यहां से लिखेंगे, थोड़ा रीअरेंज करके लैम्डा डैश कर लिए, तो लिखेंगे लैम्डा डैश का स्क्वायर एलसीएम उससे ले लो, और क्या इसको अगर लिखते हैं तो इधर ले आओ, h बाई 2m लैम्डा डैश स्क्वायर बराबर एच सी बाई लैम्डा डैश माइनस डेल्टा ई डैश। इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें, लैम्डा डैश के स्क्वायर से ये कर तो हो जाएगा लैम्डा डैश का h बाई 2m बराबर एच सी बाई लैम्डा डैश माइनस डेल्टा ई डैश इंटू लैम्डा डैश का स्क्वायर, मतलब दिस इंप्लाइज कि डेल्टा ई डैश लैम्डा डैश स्क्वायर माइनस एच सी लैम्डा प्लस
h/2f, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहां से हम लैम्डा डैश के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो द परसेंटेज चेंज, so the percentage change in wavelength तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बाय लैम्डा, ये निकाल करके और फिर सॉल्व करके हम लोग बात कर लेंगे। ई डैश का वैल्यू जो है, ठीक है ना, ई डेल्टा ई डैश हम लोग ई के बराबर ही ले लेंगे, क्योंकि उसमें एनर्जी में बहुत चेंज का नहीं आएगा। तो फाइनली जो है सो वैल्यू रख करके और उसको हम लोग सॉल्व करके लैम्डा डैश का परसेंटेज, और उसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परसेंटेज चेंज में एन का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक ना, 10⁻n का माइनस एन का, तो हम यहाँ से एन का निकाल लेंगे। अब कैलकुलेशन अगर करने लगेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अपने इसमें से कैलकुलेट कर लें। अब है कि इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व क्या है, हम लिखते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग सिंपल लिखते हैं कि हम डेल्टा ई बराबर एच सी बाय लैम्डा या एच डी, ठीक है, व्हेन atom is supposed to be at rest, supposed to be at rest, ठीक है। इसी में अगर हम लोग ये लिखना चाहें कि न्यू बराबर when the atom moves या recoil due to the jumping of the electrons in this case the conservation of energy as well as the conservation of momentum remains applicable, मतलब इस केस में, ठीक ना, जो है सो मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ साथ एनर्जी कंजर्वेशन भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह का सिचुएशन हो सकता है। एक तो सिचुएशन ये हो सकता है कि एटम रेस्ट में है, तब इलेक्ट्रॉन कूदक गया तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले ही एटम पहले ही मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जंप कर दिया। तो जब एटम रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम जो है, जैसे सपोज करो व्हेन एटम इज एट रेस्ट, एटम इज एट रेस्ट, तो सिग्मा पी आई लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम 0, सिग्मा पी एफ लिखेंगे तो माइनस एम भी प्लस एच बाय लैम्डा। सो फ्रॉम कंजर्वेशन तो ये हो जाएगा सिग्मा पी आई सिग्मा पी एफ, जो अभी हम लिखे हैं इसका 0 बराबर हो जाएगा माइनस एम भी प्लस एच बाय लैम्डा। When atom initially in motion, when atom is initially
इन मोशन, ठीक है। मान लो इसका वेलोसिटी v नॉट है, तो सिग्मा पी आई लिखते हैं, ये हो जाएगा m गुने v नॉट सिग्मा पी एफ। अब ये रिक्वायर्ड में माइनस हो कोई जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, एम वी प्लस एच बाई लैम्डा डैश, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो फ्रॉम कंजर्वेशन, तो लिखेंगे सिग्मा पी आई सिग्मा पी एफ, इसका मतलब हो जाएगा एम वी नॉट बराबर एम वी प्लस एच बाई लैम्डा। मैंने कहने का मतलब कि कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से जो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इसमें हम लिखते हैं हम लिख दें कि न्यू डैश बराबर लिखेंगे, तो न्यू 1 प्लस वी बाई सी, आफ्टर मेकिंग ऑल कैलकुलेशंस है, वी हैव आफ्टर making all calculations, मतलब ये कि अगर कोई एटम रेस्ट में है तब जो फ्रीक्वेंसी रिलीज किया इलेक्ट्रॉन को जंप करने से, और जब मोशन में है v वेलोसिटी से तब जो फ्रीक्वेंसी रिलीज किया उसका रिलेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आप c बाय लैम्डा करके बने वेवलेंथ का भी लिख सकते हैं, वेयर न्यू डैश फ्रीक्वेंसी emitted due to transition of electron when atom is in motion, when the atom is in motion with velocity v, मतलब यह है कि वो एटम है, उसको ट्रक पे लाद दूंगा, ट्रक भी वेलोसिटी से जा रहा है, तब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। एक सिचुएशन सोचो ना, कितना मजेदार है कि एक ट्रक पे एक ग्लोब है जिसमें कि अलग अलग, या एक सीढ़ी लगी हुई है, तो सीढ़ी पर से एक आदमी जो है ऊपर वाला स्टेप से नीचे वाला कूद गया, और एक ट्रक जब जा रही है तब ऊपर वाला स्टेप से नीचे वाला कूद गया। दैट इज द मेन सिचुएशन। न्यू जो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी emitted when the atom is at rest. Atom is at rest. V, इसको V नॉट कर दिया, V नॉट वेलोसिटी ऑफ एटम, इससे ये मूव कर रहा है, और C जो हो गया वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट, बहुत लंबा इस पर कैलकुलेशन करने रहेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा मजा खिलखिला हो जाएगा इसका पढ़ने का, इसीलिए यहाँ पे जो है, लेकिन क्वेश्चन तो चूंकि पूछा है ध्यान तो देना पड़ेगा, तो इसलिए ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं डायरेक्ट। कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ था। वेवलेंथ के हिसाब से अगर बात करेंगे तो वेवलेंथ में आ जाएगा HC जो है न्यू डैश टू C बाय, अगेन हम लोग लिखते हैं C बाय लैम्डा डैश बराबर C बाय लैम्डा 1 प्लस V बाय V नॉट बाय C। गया, चाहो तो इसको उलट कर लिख सकते हो, ठीक ना। तो लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा 1 बाय लैम्डा 1 प्लस V बाय V नॉट बाय C। लेकिन ये तब है जब एटम रेस्ट में नहीं है, जब एटम मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायर्ड वाला वेलोसिटी जो है सो बाद में हम लोग जो इक्वेशन यहाँ पे लिखे हैं, जैसे एक चीज देखो ये, तो इस इक्वेशन को हम लोग रिक्वायर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 53 कहता है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है और एक्स पे डिपेंड करता है।
स्क्वायर लूप जो है सो यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप कोऑर्डिनेट इसको दिख सकते हैं। इसका जो मतलब अगर नाम दे दे हम यहाँ पे ए स्मॉल में दे, स्मॉल में नाम देंगे तो ये हो जाएगा ए बी ए सी ए डी, ऐसा आ जाएगा। हम इसी क्वेश्चन में दिखा देते हैं। फोर्स कहता है नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालिए। इसका मतलब ये हो गया कि आप चारों पे नेट मैग्नेटिक फोर्स, मतलब 4 सेगमेंट है, चारों पे नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालिए। तो पहले तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो फोर्स होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल, current carrying wire, not wire कर लो। तो ये DFM लिखते हैं या DFM मैग्नेटिक फोर्स के लिए आइडियल क्रॉस, ये कुछ ऐसा होता है। ऑल्सो अगर इसी को हम लोग नेट फोर्स के लिए लिखें तो FM बराबर लिखें इंटीग्रेशन DFM बराबर हो जाए इंटीग्रेशन I dl क्रॉस E। अगर B कांस्टेंट है, इफ B बराबर कांस्टेंट, तो ये FM जो हो जाएगा ये आ जाएगा I बाहर और dl पे ऑपरेट हो जाएगा क्रॉस। ये जो है सो टर्म डिस्प्लेसमेंट देता है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने हम इसमें थोड़ा थ्योरी में डील कर दिया है, ठीक है। अब क्या मामला है इसमें कि अगर मान लो कि बी कांस्टेंट नहीं है, बी कांस्टेंट का मतलब बी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट होना चाहिए। हो सकता है मैग्नीट्यूड भी मैग्नीट्यूड वेरी करेगा तो बच्चा को लगता है कि वेरी कर रहा है, डायरेक्शन भी अगर वेरी कर जाएगा ऐसा भी हो सकता है। रेडियली मान लो कहीं पे बी है, ठीक है ना, अब दिखा देंगे कभी इस पे, ठीक है, या फिर कभी जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे तो उसमें अगर रेडियली बी है तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो कि अगर मान लो एक ये है बी जो है सो रेडियली काम कर रहा है ऐसे, तो वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन ये वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल बी हो गया, इसको हम कांस्टेंट यूज ऐसा नहीं कर सकते। एनीवे हमारा कहने का मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहें तो हम कैसे इसको बना करके, ठीक ना, देखते हैं। तो आप जैसे देखो ना, हम लिखते हैं सिग्मा एफ नेट फोर्स ऑन ए बी प्लस फोर्स ऑन बी सी प्लस फोर्स ऑन सी डी, ए बी बी सी डी प्लस फोर्स ऑन डी ए। चारों पे फोर्स निकाल लो, काम खत्म। हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से दिखाते हैं, लाते हैं यहाँ पे। एक बार फिर हम यहाँ पे लाते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा, क्वेश्चन सामने रहेगा तो बनाने में सही रहता है, ठीक है। अब इसमें जो है देखो ये जो है सो XY प्लेन में है, ठीक है। तो हम लिखते हैं नाउ एफ ए बी बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा आई डी एक्स का मतलब इस पे हम लोग x पे, यहाँ से हम x पे एक dx बना, हम यहाँ दिखा देते हैं। ये जो ए बी है, ये ए बी ए सी ए बी, तो हम यहाँ x पर एक dx एलिमेंट लेते हैं। मान लो ऑरिजिन से हम ले सकते हैं x पे, ये यहाँ पे ये ऑरिजिन है, यहाँ से हम लेते हैं x पर एक dx एलिमेंट, इधर है। हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो लिखेंगे dxi। जरा गौर से देखो, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में नॉर्मली लोग सवाल बनाते नहीं हैं, क्रॉस, और जो ये है b 0.2 1 प्लस 2xk, और x जो वेरी करेगा यहां से देखो 2 मीटर से लेकर के ये कितना लेंथ है इसका, तो करें 2 0
50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे 2 मीटर है तो यहाँ पे 2.5 मीटर होगा। तो हम इंटीग्रेशन लिमिट जो लेंगे दिस इज 2 to 2.5, इसका हो जाएगा I 0.2 1 plus 2x dx 2 to 2.5, ठीक है। अच्छा I क्रॉस के जो आ जाएगा ये यहाँ से देख लो, दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। इसका ये हो जाएगा I जे के, ठीक है। तो I क्रॉस के तो माइनस जे। अगर इस तरह से वेक्टर फॉर्म में आप बना तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम टेकिंग हुआ, इससे तो प्रैक्टिस रहेगा तो आराम से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ ए बी। अब एफ बी सी लिखना चाहें, एफ बी सी इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे आई। अब गौर से देखो कि इसमें जो है सो ये एलिमेंट ले लेंगे हम, y पे dy एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम dy लिखेंगे, ठीक है। तो dy एलिमेंट के लिए यहाँ पे x फिक्स है, जरा गौर से देखो। तो x फिक्स है अगर, ठीक है, तो हम x फिक्स के लिए बात करेंगे तो यहाँ से x फिक्स है माने b कांस्टेंट हो गया, x का वैल्यू फिक्स हो गया। तो x का वैल्यू फिक्स कितना है 2.5, ये हो गया 2.5 का वैल्यू 2.5, इसका वैल्यू फिक्स हो गया, ठीक है। टू 2.5 फिक्स हो गया। तो अब इसके लिए हम अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कितना, dx माने dy जे क्रॉस 2.21 प्लस 2 गुने 2.5 x का वैल्यू इंटू के, इसी का इंटीग्रेशन। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज 0.2i करंट, i का वैल्यू दिया हुआ है और j क्रॉस के आ जाएगा और प्लस ये हो जाएगा कितना 2 दूना 5 1 6 गुने 6 और dy का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन कहां से कहां 2 से फिर 2.5 तक 2.5 और j क्रॉस के, तो देखो j क्रॉस के i, ये हो जाएगा i, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एफ सी डी और एफ डी, ठीक है, तो हम लिखते हैं एफ सी डी, एफ सी डी। हम एक बार फिर क्वेश्चन को ले आते हैं सामने, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा ए बी सी, तो एफ सी डी लिखेंगे, फिर एक्स पे डी एक्स लिखेंगे। तो हम लिखते हैं यहां से इंटीग्रेशन आई माइनस डी एक्स आई क्रॉस बी के जगह पे लिखेंगे तो 0.21 प्लस 2x के, ठीक है। और ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, माने x पे निगेटिव है इधर, तो ये आ जाएगा 2 x का वैल्यू 2.5, इसका ना माइनस 0.2i करंट है, ठीक है। और ये आ जाएगा जो इधर आया था 0.21 प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2x dx 2 to 2.5 और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो i क्रॉस के तो माइनस जी i क्रॉस के फिर माइनस जी, -1
ठीक है। इसी तरह से एफ अगर लिखते हैं तो एफ डी ए में फिर एक्स का वैल्यू फिक्स हो गया, तो हम लिखेंगे आई इंटीग्रेशन dy माइनस जे इसके लिए इनटू, ठीक है। और b का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4 1 5 0.2 गुणे 5 के कुछ ऐसा है। इसका मतलब आ जाएगा 5 दूना 10 खत्म हो गया और आई डी वाई, तो आई इंटीग्रेशन जे क्रॉस आई जे के माइनस आई, और ये हो जाएगा डी वाई, ये हो जाएगा माइनस आई। दिस इज अगेन वो आ जाएगा 2 से 2.5। लिमिट हम वही रखेंगे, लिमिट में उल्टा नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शन में ऑलरेडी हम लोग उल्टा ले चुके हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा, ये देखो ये 6 हो जाएगा कितना 1.6, वैल्यू इधर से जो वैल्यू आएगा चेक कर लेंगे। सो द नेट फोर्स हम लिखना चाहें तो इसमें क्या है कि ऑल्सो ये एफ ए बी प्लस एफ सी डी, ये जो वेक्टर हो जाएगा ये 0 आ जाएगा, इसे तो जोड़ोगे तो अपने 0 जो आएगा। बाकी जो एफ सी डी और एफ डी ए जो आ जाएगा, ठीक है ना, एफ बी सी और एफ डी ए ये आपका रह जाएगा। कैसे तो यहाँ पे 2.5 वाला वैल्यू आ जाएगा, माने इसमें करंट इधर आ जाएगा डायरेक्शन, इसमें इधर आ जाएगा, तो नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक ना। लेकिन हम एक तरीका बता दिए कि हम कैसे वेक्टर फॉर्म में इसको यूज करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट निकालना हुआ तो कुछ नहीं है, देखो हम डायरेक्ट दिखाते हैं। रिलेटेड कॉन्सेप्ट, force acting on a current carrying conductor, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा सो डी एफ आई डी एल क्रॉस डी नेट फोर्स। सो द नेट फोर्स का मतलब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन में हो जाएगा आई डी एफ एल, ये आई डी एल क्रॉस। अब ये इंटीग्रेशन डी एल क्रॉस बी है, अगर मान लो वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर हम नहीं निकाल सकते, अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं फॉर बी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट तो एफ बराबर जो आ जाएगा दिस इज आई, ये डीएल पे खाली ऑपरेट हो जाएगा अक्रॉस बी, यहां से लिख देंगे, कहा सिंपल है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इतना तो बात कर ही लिए थे। अब हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, जैसे वो क्वेश्चन अब ऐसा हो सकता है बहुत बच्चा बोलेगा कि सर क्वेश्चन को आप इतना इलोंगेट कर दिए, सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन सेंस से अगर उसमें हम लोग देखना चाहें उसी सवाल को, तो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब है इसमें कि हम क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो एग्जाम्पल 1 फॉर बी कांस्टेंट, बी माने डायरेक्शन में म्यूच्यूअल दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम बी कांस्टेंट के लिए अगर एक बात करें, जैसे सपोज करो ये इस तरह का एक लूप है, करंट ऐसे है आई, ये क्रॉस फील्ड में है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये रेडियस आर है, ये सेंटर है सेमी सर्कुलर रिंग का, इसमें करंट आया, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है और कांस्टेंट है, वेरी भी कर सकता है। तो हम इसके लिए लिखते हैं, हम लिखेंगे वी हैव एफ बराबर या एफ एम बराबर आई इंटीग्रेशन डी एल
क्रॉस बी, बस ये हो जाएगा आई। इंटीग्रेशन डीएल में हम बोले हैं डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से जैसे मान लो हम अगर ऐसा एक्सिस मान लीजिए एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। अगर ऐसे एक्सिस मानते हैं यहाँ से ये 2r हो जाएगा इस एंड से इस एंड तक, तो हम लिखेंगे 2r आई क्रॉस b माइनस के। मतलब इस फॉर्मूला का फायदा क्या है, तो ये हो जाएगा 2ir b और i क्रॉस k। तो आप यहां से देख लो i j k, तो i क्रॉस k हो जाएगा कितना माइनस j, ये j आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी पहले से है। मतलब इसमें जो उस पर जो रिंग पे जो फोर्स लगेगा ये कुछ ऐसा, ये रिंग नहीं होकर कुछ और भी हो सकता है, क्वार्टर सर्किल रिंग हो सकता है, जैसे हम और को दिखा देते हैं। यानी मेरा कहने का सेंस है कि अगर b कांस्टेंट है तो हम कैसे बात करेंगे, जैसे एक एग्जांपल और देख लो, हम लिखते हैं एग्जांपल b 2 और अगेन b कांस्टेंट। अगर b कांस्टेंट है, हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक ना, जैसे मान लो कि ये एक सेमी सर्किल लूप है, तो हम यहां से यूं करना चाहते हैं, ठीक है। हम यहां से ऐसे ये सेंटर है, ये आर है और ये इस तरह से ऐसे निकालने का एक और तरीका है इंटीग्रेशन एलिमेंट लेकर के, और उसको भी हम बता सकते थे, लेकिन अब यहाँ एक ही सवाल में बहुत टाइम देना बहुत उचित नहीं है। तो हम अगर इसके लिए बात करते हैं, तो अगर करंट ऐसे आ रहा है मान लो, ठीक है, तो हम इसको अगर इसे मिला दें यहाँ से, जिसे हम अलग से कहीं बना दिखा देते हैं या इसमें ही मिला दो, तो ये हो जाएगा, ये डीएल हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वही हम लिखेंगे एफ बराबर, ये हो जाएगा दिस आई इंटीग्रेशन डीएल अक्रॉस बी, ठीक है। इसका मतलब इंटीग्रेशन आई और डीएल की डिस्प्लेसमेंट है, हम ऑलरेडी पहले बोल चुके डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं। तो हम अगर एक्सिस यू मान लें, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो हम लिखेंगे दिस आर आई प्लस आर जे, और ये हो जाए क्रॉस बी माइनस के, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा आई आर बी, अब वेक्टर का फॉर्म हो जाएगा तो आई क्रॉस के, देख लो ये हो जाएगा आई जे के, ठीक है। तो आई क्रॉस अगर के लिखेंगे, जब देखो आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, और माइनस ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा जे, ठीक है। जे प्लस जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के तो आई, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी ये आ जाएगा माइनस है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका मैग्नीट्यूड जानना चाहें हम, तो ये हो जाएगा √2 आई। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर वैल्यू लिख दें डायरेक्ट, ये है कि वेक्टर फॉर्म में मिल गया, तो थोड़ा वेक्टर फॉर्म में जोड़ घटा, मान लो कि इसमें 2-3 तरह का अगर कोई सिचुएशन होता, 2-3 तरह का, एक इतना हो गया, एक लाइन ऐसे खींच देता, एक लाइन ऐसे खींच देता, फोर्स निकालना रहता, तो वेक्टर फॉर्म में आता तो फिर थोड़ा सा जोड़ घटाव करने में, माने एडिशन सब्सट्रैक्शन करने में आसान हो जाता है। मैग्नीट्यूड में है कि आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते डायरेक्ट, ठीक है। तो अब ऐसे तो देखो ये आर है, यार है, तो ये √2r हो गया डिस्प्लेसमेंट, आई गुने आर बी कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा। अब अगर है कि फॉर भी बी वैरी करेगा, ठीक है। एग्जांपल मान लो तीसरा दिखाते हैं, और बी वेरिएबल, तो एफ लिखेंगे हम इसमें, तो आई इंटीग्रेशन डीएल क्रॉस बी, मतलब साफ है
कि इसमें जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो डी को हम बाहर नहीं करेंगे और ये डिस्प्लेसमेंट डीएल पे ऑपरेट नहीं होगा, आपको पूरा प्रोडक्ट लेके ऑपरेट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट लेके ऑपरेट करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन देखो सिंपल, मान लो कि ये जो है सो करंट का रिंग कंडक्टर है और यहाँ पे एक लूप है जिसमें करंट ऐसे जाता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली फॉर्मेट चेंज है, ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन सेम है। इसमें हम लोग मानते हैं कि I है, इसमें I नॉट है, ये डिस्टेंस मान लो दिया हुआ है A, या इसको आप ऐसा कर सकते हो कि इसको R मान लो, ये R है और ये A है, ये L लेंथ का है, ठीक है। अब एक चीज गौर से देखो कि इसके हम इस पर फोर्स लिखना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, A B C D, ठीक है। अब है क्या कि इसमें डायरेक्शन फोर्स होगा, तब इस समय मजेदार है ये कि करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो लेफ्ट साइड डॉट होगा, ठीक है। और क्रॉस में अगर डायरेक्शन हम लोग लगा मैंने ये करते हैं, मैंने क्रॉस में अगर कोई रख देते हैं तो फोर्स जो है तो उस हिसाब से डीएल क्रॉस बी हम लोग लेते हैं, डीएल क्रॉस बी, और उसका डायरेक्शन जैसे मान लो कि इसमें इसके चलते जो है सो इधर डॉट हो जाएगा फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड डॉट, लेकिन यहाँ पे फील्ड वेरी कर रहा है, क्योंकि ये कैसे, तो इसके लिए फील्ड का वैल्यू जो होगा यहाँ से r डिस्टेंस है, फिर इसके लिए अलग हो जाएगा, इस दोनों के लिए भी है, जैसे यहाँ पर फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ पर फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें इसमें, ठीक है, तो ये जो होगा वैल्यू दिया रहेगा बी का, इस पे अगर बी का वैल्यू हम लिखें ये हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 I नॉट बाय x, किसी भी एट x डिस्टेंस, एट एनी डिस्टेंस x, ठीक है। हम इतना लिखते हैं, अब x बराबर r हो गया तो यहाँ पर b हो गया, x बराबर r प्लस a हो जाएगा तो वहां पर b हो जाएगा। तो हम अगर इसमें लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में लिखो, स्केलर फॉर्म में जैसे लिखो, ठीक है। तो एक चीज क्लियर है कि अगर हम लोग x के वैल्यू करेंगे तो x जो है सो मान लो इधर ये x एक्सिस है, x है, y है, हम y के लिए बात कर रहे हैं तो हम इसमें y y के हिसाब से ये y, तो y का वैल्यू जो है सो इस पूरे वायर के अलोंग कांस्टेंट है, ये जो है सो इसमें देखो y वेरी कर रहा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि x का वैल्यू इसके लिए कांस्टेंट हो जाए। तो अगर b जो है सो x पे डिपेंड करता है या y पे डिपेंड करता है तो उसके हिसाब से, जैसे मान लो इसमें b y पे डिपेंड करता है, तो हम लिखेंगे f a b पे हम लोग लिख देंगे x पे एक एलिमेंट ले गया। इसे डायरेक्शन के लिए देखो तो डॉट माने k के तरफ, जेड एक्सिस आ गया, ठीक है। तो सिंपल है कि ये हो गया k और dl हो जाएगा i, तो इस पे तो डायरेक्शन देखेंगे तो कितना, ये i हो जाएगा, ये j और ये k, ठीक है। तो dl का डायरेक्शन हो गया i क्रॉस k, तो माइनस j हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस j अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, dl हो गया dl i और ये हो जाएगा j, ठीक है। तो i क्रॉस k तो माइनस j, इस पे जो है सो माइनस j का मतलब हो जाएगा ऊपर इस पर f a दिया है, ठीक है। स्वाभाविक है इसमें करंट का डायरेक्शन उल्टा है तो ये हो जाएगा एफ सी डी। इसके लिए देख लो, इस पर अगर फोर्स के डायरेक्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, डीएल के जगह पे जे, तो जे क्रॉस हो जाएगा के, तो जे क्रॉस के तो आई, इस पे हो जाएगा ऐसे आई एफ बी सी, इस पर उल्टा आ जाएगा एफ बी ए, मतलब ये डायरेक्शन हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से दिखा करके उसके बाद जो है सो यहाँ से आप एक चीज गौर से देखो कि b का वैल्यू जो है सो इस वायर के थ्रू कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू होगा। तो हम अब डायरेक्ट अगर मान लो ये नहीं लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में, कोई कहेगा नहीं हम नहीं लिखेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जो पिछला सवाल था इसको हमने वेक्टर फॉर्म में बना दिया, तो हम लिखेंगे नाउ एफ ए बी, ये आई हो जाएगा उसमें। इसके लिए हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 आई नॉट बाई, हालांकि वो मजेदार था क्योंकि बी ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ तो बी निकालना है, और बाई आर डायरेक्शन हो जाएगा माइनस जे। एफ बी सी, तो ये हो जाएगा आई, ठीक है। इसके लिए ना देखो, इसके लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा बी का वैल्यू, ये है कि इसमें बी का वैल्यू बढ़े, इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते यहाँ, तो इसको हमको बिना इंटीग्रेशन का आएगा नहीं। तो इंटीग्रेशन का नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, dy हम j मान लेते हैं प्लस क्रॉस म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई नॉट बाई वाई, और ये हो जाएगा k, ये आ जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 आई नॉट आई इंटीग्रेशन dy बाई y, और ये हो जाएगा r से लेकर के r प्लस a तक, और डायरेक्शन j क्रॉस के तो ये i आया था वेक्टर पर लिख देंगे, डायरेक्शन ऐसे i। इसी तरह से हम लिखते हैं f लिखेंगे जैसे देखो f c d में लिखते हैं ये i dl लिखना चाहो तो लिख दो dl, अगर इंटीग्रेशन लिखोगे तो dl माइनस i क्रॉस म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 आई नॉट बाई a प्लस r, और ये हो जाएगा k, ऐसा। तो वो पूरा कांस्टेंट है वैल्यू, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 आई नॉट आई a प्लस r, और dl के जगह पे आ जाएगा, अगर मान लो ये लेंथ कितना है, dl के जगह पे CD पे ये लेंथ है, मान लो ये है और ये l है, l लिखेंगे, दिस इज l, और ये आ जाएगा डायरेक्शन के नाम पे g। इसी तरह से हम अगर f pa लिखेंगे, देखो गौर से ये i इंटीग्रेशन dl क्रॉस b, फार्मूला दिस इज i, ये फिर हम ले लेंगे dyj माइनस क्रॉस म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 आई नॉट बाई y k का इंटीग्रेशन, ये कुछ ऐसा है। इसका मैंने आ जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 आई नॉट आई इंटीग्रेशन dy बाई y, और ये हो जाएगा r से लेके r प्लस a तक, और डायरेक्शन ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, डायरेक्शन किधर आ गया, लेफ्ट माइनस। अब फिर सबको जोड़ दो, मैंने बहुत ज्यादा एलोंगेटिव नहीं करके हम सिर्फ फोर्स कैलकुलेशन बता रहे हैं। तब जो वेक्टर इक्वेशन आइडियल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन है, तो हम दो तरीका से बता रहे हैं। एक तो ये है कि हम जब बी कांस्टेंट रहेगा तब बी वेरी करेगा, तब बी डायरेक्शन में भी वेरी कर सकता है, तब उसके लिए अब हम लोग जब बात करेंगे आगे कभी तो बात कर लेंगे। फिलहाल ये अल्टरनेटिंग कर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब आई दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन क्या है, आई बराबर है दिस इज 6 प्लस रूट अंडर 56
साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये चीज है। ठीक है, अब इसमें हम लोग दो चीज कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी को तोड़ ले सकते हैं, बहुत सारा डिग्री है। तो हमको कह रहा है कि आरएमएस वैल्यू, तो आई आरएमएस ना आई आरएमएस वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, 6 का स्क्वायर माने प्योर जो करंट है उसमें साइनसॉइडल जो वैल्यू है, ये आई नॉट बाय रूट 2 का स्क्वायर, ये आई नॉट बाय रूट 2 का स्क्वायर कर हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस रूट 56 बाय 2 बाय रूट 2 का स्क्वायर, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई नॉट रूट 36 अब प्लस 28 आया, क्या है कितना, 14 64 से 8 एक तो तरीका ये है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि रिलेटेड कॉन्सेप्ट के लिए हम अगर बात करें तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट कैसे आ जाएगा, तो लिखते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट, let the equation of the current can be given as मान लो कि ये इक्वेशन दिया I बराबर हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी, सबसे सिंपल, या साइन ओमेगा टी प्लस I सबसे सिंपल इक्वेशन है। बी में लिखेंगे I बराबर हो जाएगा I नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस I। एक हो गया सी में I बराबर 4 प्लस I साइन ओमेगा टी प्लस 5, या सी डी में I बराबर हो जाएगा, मान लो 8 है कोई नंबर है, I नॉट कॉस ओमेगा टी। क्लियर, अब इसके लिए वाले जैसे ये दोनों अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों को हम लोग फ्लक्चुएटिंग करंट बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू, फ्रॉम डेफिनेशन हम लिखते हैं एवरेज का, तो आई एवरेज लिखेंगे तो सिंपल ये जिसका फंक्शन है इनटू डी टी बाय डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t 0 से t, अगर 1 साइकिल के लिखेंगे तो, और इसी तरह से ठीक ना, अगर फिर हम आई आरएमएस लिखते हैं या आई इफेक्टिव इसका नाम है इफेक्टिव, तो ये जो हो जाएगा सो आरएमएस माने स्क्वायर करिए तो जो भी फंक्शन है तो आई टी का स्क्वायर, फंक्शन का स्क्वायर करिए, फिर एवरेज ले लीजिए, मीन ले लीजिए, तो मीन ले लिए डी टी ऐसे 0 से t 0 से t, अब फिर इसका रूट ले लीजिए, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गया। किसी भी फंक्शन के लिए ये दोनों का ऐसा डिफिनीशन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग उस हिसाब से करेंगे, अदरवाइज एक काम और कर सकते हैं कि हम इसको साइन को साइन सी प्लस डी के फॉर्मूला में तोड़ के फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट के नाम पे हम लोग इतना बात करेंगे। ये जो है सो क्यूब के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का है। ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज का रहा है वोल्टेज डिफरेंस ई और एफ के बीच में, तो ई और एफ के बीच का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, करंट निकाल लीजिए, वोल्टेज निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरह का इसमें 3 सवाल होता है। ठीक है, जैसे इसको होता बोलते हैं एक डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट, ये हो गया फेस के अक्रॉस, और एक हो गया एज के अक्रॉस, एक किनारे के अक्रॉस, कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखना चाहें क्वेश्चन को, 6 वोल्ट लिखा हुआ है, 2 ओम प्रत्येक का है रेजिस्टेंस का, एक क्यूब बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं।
सोल्यूशन में एक बार हम लोग क्यूब बनाएंगे अपनी तरफ से। ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये एक फिर यहाँ पे सेल लगा हुआ है और ये एक यहाँ पे ये ई है, ये सब आर आर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड है। एबीसीडी हम लोग नाम बाद में दे देंगे। अब है कि यहाँ से जो करंट आता है और यहाँ देखो एक मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी होता है जो कि हम आगे बात करेंगे। मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी, मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी का मतलब हुआ कि आपको देखने से बहुत सारा चीज सिमेट्रिक जैसा लगेगा। तो सिमेट्रिक कैसे लगेगा? तो जब करंट का वैल्यू सेम, इन करंट सेम करता है, आउट करंट निकालेंगे और जहां जहां पे लगेगा कि करंट का वैल्यू सेम है तो उसको हम लोग मतलब मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी। जैसे आप एक चीज देखो यहाँ पे कि अगर इसका नाम जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ दिस इज ए और ये है सी, तो ए से अगर करंट घुस रहा है और सी से करंट को निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो हम अगर इसको देखना चाहें तो यहाँ पे देखो कि ए से सी तक जाने के लिए दो रास्ता है जिसमें इक्वल लेंथ है। एक तो यहाँ से देखो ये अगर दिख रहा है तो ये यहाँ से जो है सो ये एक स्टेप है, ये दो, और एक हो गया यहाँ से एक, यहाँ से दो। तो इक्वल स्टेप है तो हम इसमें सिमेट्रिसिटी अगर यूज करेंगे तो हम इक्वल अमाउंट ऑफ करंट मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि इसमें जो है सो I1 है या I भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये I1 है, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा इधर से I मान लेते हैं, इसका इधर से करंट 2I1 प्लस I आ रहा है, इधर से जाना भी चाहिए कितना 2I1 प्लस I। अब क्या है कि इधर से अगर I1 आया तो इधर I1 ही जाएगा, ये I1 ही जाएगा, नहीं तो बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फिर इधर से नहीं जा पाएगा, और इधर भी I1 ही आएगा। इसका 2I1 तो वापस चला गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जितना मैंने आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। तो अगर हम लोग बात करेंगे उस हिसाब से, ठीक ना, तो हम लोग बात करेंगे तो एक चीज देखो, अब इधर से I जाना चाहिए क्योंकि तभी ये 2I1 प्लस I हो। इसका मतलब ये कि यहाँ से जब I आया था तो यहाँ से ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक आना था I, और यहाँ से जब I निकलना है तो हम इधर से I/2 कर लेंगे, इधर से I/2 कर लेंगे, और ये फिर यहाँ से आके I/2, ये इधर से I/2। मतलब इसको अगर गौर से देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को तो मजेदार बात यह है कि ये जो है ये पूरा का पूरा इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू सर्किट में तभी तक है जब तक उसमें करंट बह रहा है। अगर करंट नहीं बहा तो रेजिस्टेंस विल हैव नो मीनिंग, कोई मतलब नहीं है। जैसे स्टूडेंट का वैल्यू तभी तक है जब वो पढ़ लिख रहा है, नेतागिरी करने लग गया तो ऐसे तो जानते हो कि 50 साल के भी युवा राजनीतिक लोग बोलते हैं, लेकिन कहने का मतलब जब आप पढ़ाई नहीं करो ना, यू आर नॉट ए स्टूडेंट। तो जो है बाकी हो लेकिन स्टूडेंट नहीं। खैर एनीवे, अब क्या है इसमें, जैसा हम इसको देखते हैं तो क्योंकि इसमें करंट नहीं बह रहा है तो ये जो है सो खत्म हो गया। ठीक है, इसमें भी करंट नहीं बह रहा है तो ये हो गया खत्म। ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब आसान हो गया। कैसे आसान हो गया इसको देखो, ये यहां से यहाँ ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में अगर R मान लेते हैं हम, R बराबर लेट, हम लिखते हैं लेट R बराबर 2 हम लिखा हुआ है, ठीक है ना, हम मान लेते हैं R। तो देखो ये हो गया R 2R। मतलब इसको अगर हम ऐसे सर्किट बना के लिखे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा E, और ये A पॉइंट है तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखो ये उधर से 2R, ये हो गया 2R, ये तो आ गया। अब इधर से जो आएगा तो देखो एक हो गया R, यहाँ से अगेन ऐसे ये हो गया R, फिर यहाँ से जो हो गया सो दिस इज अगेन 2R, और ये हो गया R,
ये ऐसे इस तरह से कर। तो इसका मतलब फिर इसको जो फाइनल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा पैरेलल में r, 2r r, ये हो गया r 3r, ठीक है। और ये हो गया मतलब ये कि अगर फाइनली हम लोग लिखना चाहें इसको तो फाइनल हम लोग एक दूसरा में लिख रहे हैं, इसी पे यहाँ पे लिखते हैं। सो फाइनली ये जो है एक आ जाएगा ये 2r और ये आ जाएगा 2r माने 3r। तो इसका मतलब जो आ जाएगा दिस इंप्लाई फाइनल, तो ये करें और ये आ जाएगा 3r 3/4r। ये ई हो, ठीक है। यहाँ से करंट है, करंट का वैल्यू यहाँ से निकल गया, टोटल करंट का वैल्यू निकल गया। तो हम अब सर्किट में घूम लेंगे इस तरह से। तो सर्किट में घूम करके हमको चाहिए क्या, ई और एफ मान इसके क्रॉस। इसके क्रॉस जो हो गया, अगर हमारा ये ई है और ये एफ है, ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं वोल्टेज ई माइनस वोल्टेज एफ, ठीक है। तो दिस इज I/2 2, इसका I अगर आ जाता है तो काम खत्म। अब यहाँ से जो हमारा निकलेगा तो E पर निकलेगा 2I1 प्लस I, और I1 के लिए हम किसी भी एक लूप में घूम जाएंगे। इसे अभी तो इसको चेंज करेंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा दिक्कत, ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें घूम गए, इधर से हो गया, ये हो गया 2I1 माइनस ई, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं ई बराबर हो जाएगा 2I1, इसका I1 बराबर हो जाएगा E/2, ठीक है। और I बराबर क्या हो जाएगा, तो I में घूम जाओ इधर से, कितना, तो यहाँ से I और ये आ जाएगा I प्लस I, ये हो जाएगा E बराबर, यहाँ से मान इस लूप में घूम जाएगा, इससे I प्लस ये हो जाएगा I/2 I 2I 3I into I, तो I क्या हो जाएगा E/3। अब यहाँ से सब वैल्यू निकाल करके पूरा रख, ठीक है। इसमें जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी मेथड ऑफ सिमेट्रिसिटी, इसमें 3 सिचुएशन रहता है इक्विवेलेंट निकालने में। बाकी तो सवाल छोटा सा है, सर्किट का प्रॉब्लम है। एक तो हो गया इधर से करंट गया, ये मान लो, और इधर से निकल गया, डायगोनली ऑपोजिट इसको बोलते हैं, ठीक है। एक तो अभी हो गया जो अभी आपने देखा, इधर से करंट गया और इधर से करंट निकल गया, इसको फेस डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। और एक जो तीसरा आएगा, ये आ गया इधर से, इधर से करंट आया, इधर से करंट चला गया, ये किनारे के एज के क्रॉस हो गया, ठीक है। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें, ये तीसरा हो गया, माने ये सी हो गया, नंबरिंग देना चाहे सी हो गया,
ये बी हो गया और ये ए, ठीक है। अब अगर हम इसको नंबरिंग देकर मैंने सॉल्व करना चाहे मान तो फॉर ए, ये आ जाएगा कुछ ऐसा। अब ए और बी के बीच में आप जरा गौर से देखो, ए और बी के बीच में अगर बात करेंगे तो ए से बी तक जाने के लिए किसी भी तरह से आओगे तो 3 स्टेप है। इस कारण तीनों में सब इक्वल से देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस कारण सारे में इक्वल स्टेप है। इस कारण करंट वहां से जो निकलेगा ये सारे में निकलेगा सेम। तो हम अगर मान लेते हैं इसे 3 को, तो हम इसको आई मानते हैं, इसको आई मानते हैं, इसको तीनों इक्वल कहोगे कैसे? तो सिंपल ये है कि स्टेप सेम है तो सिमेट्रिसिटी हम यूज करेंगे। इसका मतलब 3 को वापस भी चला जाएगा, ये आई इधर से आई आ जाएगा, इधर से आई आएगा और ये 3 आई वापस आ गया। कितना था 3 आई। अब है कि यहां से देखो, यहाँ पे आई आया, तो यहां से लेकर के स्टेप बराबर है। स्टेप बराबर कैसे है? तो यहां से तो 1 2, यहां से 1 2, ठीक है। तो सिमेट्रिक होने पे क्या आसान है कि करंट हम लोग उस तरह से, अदरवाइज एक तो जनरल नियम है I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 मानते जाओ, बनाते जाओ, माने थोड़ा सा इक्वेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा। माने सिमेट्रिक अगर पता चलता है तो एक लाइन में बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। नहीं पता चलता है तो फिर जनरल मेथड से बनाओ। जनरल में भी डेल्टा स्टार मेथड है, बहुत सारा मेथड है जनरल बनाने का, ठीक है ना। तो वो तो हम बात कर लेंगे जब करंट हम अपना पढ़ाएंगे यहाँ पे, तो उस समय हम लोग बात करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब अब क्या है कि इसमें ये I/2 हो जाएगा, ये I/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से I जाना है तो देखो इधर I जाना है, इधर से I/2 आया तो इधर से I/2 मजबूरी में आना पड़ेगा, तभी ये I होगा। इसका भी यही सिचुएशन है कि इधर से I/2 होना पड़ेगा, इधर से I आया, ठीक है ना। जैसे इधर से I/2 आया, इधर से अगर इधर I जा रहा है तो इधर से I/2 आना पड़ेगा। और इसका क्या है कि इधर से I आया, इधर से I आ रहा है, तो देखो इधर से I आ रहा है तो इधर से एक I/2 और एक इधर से I/2 आना पड़ेगा, तभी ये I होगा। तो हम लोग सिमेट्रिसिटी जो यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, करंट हम घुसाते भी हैं और करंट निकालते भी हैं साथ साथ, सिमेट्री पर दोनों साइड से मिलाते चले जाते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है कि हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाता है। देखो तो सेल लगाने का है तो सेल अगर मान लो इस तरह से लगा दिए, अब किसी में भी घूम जाओ, जैसे R इक्विवेलेंट हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें कि R इक्विवेलेंट कितना हो गया भाई, तो E है भाई हो जाए कितना करंट भेज रहे हैं 3I। अब किसी एक लूप में घूम जाओ, तो लूप में घूमो, देखो ये हो गया IR I/2R। ना यहाँ पे लिख देते हैं IR प्लस I/2R प्लस IR, ये E हो जाएगा। यहाँ से हम अगर लिखते हैं I बराबर आ जाएगा कितना, 2 4 5 E/5I 5R, ये आ जाएगा बाई 2, इतना आ जाएगा। ये 3 था, अब I का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये 3I का E और ये 3 ऑलरेडी बाई 2 E/5 R, इसका 5/6 लगता है, 5/6 R, ठीक है। ये आ जाएगा। इक्विवेलेंट आ गया। अब इसी में मान लो कि इतना R इक्विवेलेंट, तो करंट कितना बढ़ रहा है, अगर E दिया हुआ है तो करंट का वैल्यू आप मान लो कि कह देगा कि अब इसके अक्रॉस PD बताइए। मान लो CD AB है तो C और D बोल देते हैं, तो VC माइनस VD अगर लिखते हैं, VC माइनस VD, तो स्वाभाविक है कि I/2 लिखेंगे गुणे R लिखेंगे। हम इस तरह से करंट निकाल लेंगे, ठीक है। जो B वाला जो टर्म है वो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि B वाला तो सवाल ही था, तो उसमें या चाहो तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन C वाला अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसमें हम लोग C देखते हैं, ज्यादा सही रहेगा कि C में हम लोग क्या करेंगे।
क्योंकि बी तो ऑलरेडी सवाल था, हम डिस्कस कर दिए हैं। ये मान लो कि ऐसे करंट आया, ऐसे करंट ये है, ये नहीं है, ठीक है। अब इसमें जरा सा गौर से तुम देखो, इसमें हम करंट कितना कैसे भेजेंगे। तो अगर यहाँ से हम इसमें देखो, एक तो इधर से हम आई भेज सकते हैं तो डायरेक्ट चला गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि यहाँ से जाने का 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक करंट इधर से I1 अगर मान लें, या इसी को I1 मान लो, ये I मान लेते हैं, तो इधर से भी I जाएगा। इसका इधर से करंट आ गया 2I1 प्लस I, सॉरी ये आ गया 2I प्लस 2I प्लस ये आ गया। अब यहाँ से हम मान लो इसको देखते हैं कि ये वापस कैसे जाएगा। तो इधर से देखो, इधर से ये आ जाएगा और इधर से भी आ जाएगा। हम वापस भी साथ में दिखाते चलते हैं। ठीक है। अब यहां से अगर आई आ गया तो स्वाभाविक है कि इधर से आई आ रहा है, ठीक है। इधर से तो हम अगर मान लेते हैं कि ये जो है सो इधर से आई डैश जा रहा है, इधर से आ जाएगा आई माइनस आई डैश। इधर से आना चाहिए कितना, आई माइनस आई डैश, क्योंकि तभी ये इधर से आई माइनस आई डैश, इधर से आई डैश, ये दोनों कैंसिल होकर आई निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इधर से आ रहा था आई, ठीक है। अब इधर से जो है सो हमको आई जाना है। इधर से अगर हम मान लेते हैं कि आई, हालांकि अलग मान लेते हैं आई डबल डैश, इधर से जाना चाहिए आई माइनस आई डबल डैश, ठीक है। तो अब ये जोड़ करके कितना हो गया, आई माइनस, ये अंदर से आई चला गया। अब यहाँ पे जो आ रहा था, एक चीज गौर से देखो, ठीक ना, इधर से कितना जा रहा था आई माइनस आई डैश, इधर से जो है एक तो इधर था और एक जो है इधर भी निकलना है। तो इधर से अगर मान लो, छोड़ो जान दे इसको, इधर से भी नो प्रॉब्लम। इधर से निकाल दो ये आई माइनस आई डैश, ठीक है। इधर से आ गया तो इधर से इसमें जो आ जाएगा, इसमें कितना, इधर देखो इसमें आ रहा था 2I, आई माइनस आई डैश आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर से आई माइनस आई डैश आ रहा है, इधर से भी आई माइनस आई डैश आ रहा है, इधर से 2 टाइम्स चला जाएगा, और एक तो आई माइनस आई डैश चला गया, तो इधर से ये आई डबल डैश नहीं करके तुम आई डैश भी आ जाएगा, क्योंकि आई बराबर इधर से चला जाएगा, तो तुम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ये आई डैश आ जाएगा, ये आई डैश आ जाएगा, बात खत्म। अब कहोगे कि तो समझ में आया नहीं, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। हम लोग स्टेप गिन करके, और जितना हम करंट इधर से घुसाते हैं उतने ही करंट हम साथे साथे निकालते भी चले जाएंगे, ठीक है ना। ये 2I प्लस I1 है, ठीक है। अब है गया इसके बीच में हमको इक्विवेलेंट चाहिए। अननोन तो बहुत आ गया, जैसे अननोन आ गया I, I1, I डैश, तो हम लोग आपस के रूप में घूम घूम करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब जिस जिस रूप में घूमेंगे, जैसे मान लो कि इधर से हम अगर एक सेल लगा दिए होते हैं, एक सेल लगा दिए होते ऐसे, तो ऐसे करंट जाता। तो अब आर इक्विवेलेंट जो लिखते हैं, ये ई बाई हो जाएगा 2I प्लस I1, ये पहला इक्वेशन, सब आर है। अगर हम ऊपर वाला में लिख दें, ठीक है, ऊपर वाला इक्वेशन में अगर लिख देंगे, यहां से देखो ये ई है, तो इस लूप में लिखते हैं, ये अगर मान लो पहला लूप लिखते हैं तो ये फर्स्ट माइनस ई प्लस
I1 R 0, ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से। तो I1 R, अगर इसी को हम लोग फिर मान लो कि कोई दूसरा इसी रूप में लिख दो, मैंने जिस रूप में आप चाहो तो लिख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक ना। आई और आई सब में रिलेशन मिल जाएगा, फिर हम लिख देंगे। जैसे मान लो इसी रूप में लिखते हैं तो यहाँ से लिखेंगे, ये हम लिखते हैं 2 इंटू, ये हो जाएगा I minus I dash into R plus 2I minus I dash into R plus I minus I dash into R minus I dash into R बराबर 0। ये तीसरा इक्वेशन, और इसी तरह से इसको सॉल्व करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। I1 I2 I3 तीनों 4 1 1 है, तो उस हिसाब से अपन लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सोप बबल इज बिलोंग टू ए diameter of 7 centimeter, इतना all of work is done in blowing it further, ठीक है। If the surface tension of the soap bubble is 40 dyne per centimeter, then the new radius is 7 सेंटीमीटर है, तो सरफेस टेंशन जो होता है, पहले इसको सॉल्व, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो सरफेस टेंशन का ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्यूशन करते हैं और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन, ठीक है, ये हो जाएगा जो चेंज इन एनर्जी होगा, स्वाभाविक है अगर हम बात करेंगे तो T इंटू डेल्टा एस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं इसमें कि ना गिवन जो है ये है डेल्टा वर्क क्या है और इतना वर्क डन लिखा हुआ है, इस 36960 और सब सीरियस यूनिट में है, ठीक है। टी जो है सो दिया हुआ है 40 डाइन पर cm। स्मॉलर रेडियस मान लेते हैं कि ये आर इनिशियल जो है सो ये है 7 सेंटीमीटर। नाउ from relationship between surface tension and work done, तो हम लिखेंगे डेल्टा W बराबर हो जाएगा T गुने डेल्टा A, इसका मतलब हो जाएगा T गुने हो जाएगा देखो एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, इसका T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या आर फाइनल कर लो, 4 पाई आर फाइनल का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर इनिशियल का स्क्वायर, और गुने 2 करते हैं, चूंकि सोप बबल में डबल लेयर होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर सोप बबल सोप बबल डबल लेयर। इस एरिया में हम लोग 2 से गुना कर दिए, मतलब 8 से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो गिवन है उसके हिसाब से हम लोग बात करें वर्क डन कितना 36,960, दिस इंप्लाइज लिखेंगे 36,960 बराबर सरफेस टेंशन है कितना 40 गुने 2 गुने 4 पाई आर फाइनल का स्क्वायर माइनस आर इनिशियल का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज आर फाइनल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर इनिशियल का स्क्वायर प्लस 36960
बाई 80 इंटू 4 इंटू 22/7। ठीक है, तो ये जो करीब करीब आता है, करीब करीब ये 7 सेंटीमीटर ही आता है। थोड़ा सा का फर्क आ जाएगा, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब रही बात की इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट from definition of surface tension, T बराबर हो जाएगा, देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, स्ट्रेचिंग फोर्स होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, या स्ट्रेचिंग फोर्स of a film per unit length। अगर इसी को थोड़ा हम और ठीक से लिखें तो T बराबर हम लिखते हैं F/L, एंड दिस इम्प्लाइज कि T बराबर हम लिखें F गुने डेल्टा x L गुने डेल्टा x। इसका ये हो जाएगा वर्क डन और ये होगा एरिया। इसका मैंने डेल्टा W वर्क डन जो है T गुने डेल्टा, ये एक रिलेशन ऐसे ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। मतलब सरफेस टेंशन T जो हो जाएगा, दिस इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं, या वर्क डन पर यूनिट एरिया। इसी चीज को अगर डिराइव करने के लिए अगर आप चाहें तो डेरिवेशन कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं डेरिवेशन, ठीक है, तो डेरिवेशन में अगर मान लेते हैं कि इस तरह का कोई सिचुएशन है, इसमें कि ये हम यहाँ से जो है सो फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हैं, मान लो इधर से सरफेस टेंशन का T लग रहा है, ये लेंथ L है, ये सरफेस टेंशन T है, और इसमें सोप बबल के लिए ये सोप सॉल्यूशन है, इसमें सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो सोप सॉल्यूशन के लिए अगर ये डेल्टा x है, हम डेल्टा x से इसको खिसका दिए, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, हम यहाँ से लिखते हैं नाउ वी हैव F माने वर्क डन in displacing the film, तो ये हो जाएगा F गुने F एक्सटर्नल गुने डेल्टा x, ठीक है। ऑल्सो लिखेंगे यहाँ से कि T इंटू L इंटू डेल्टा x, ये भी हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। अगेन, ठीक है, अगर ट्वाइस ले लेते हैं 2L ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगेन फॉर सरफेस एनर्जी, ये E लिखते हैं, तो हम लिखते हैं E बराबर हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसका मतलब E एनर्जी लिखेंगे यहाँ से, सो डेल्टा U बराबर हो जाएगा E इंटू 2L इंटू x। तो दोनों जो है सो ये मान लो पहला है और ये दूसरा है, ये वर्क डन है, ये हम लोग डेल्टा W यहाँ से वर्क डन भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें लिखेंगे T गुने 2L इंटू डेल्टा x बराबर हो जाएगा E गुने
2l इंटू डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा एक्स बोलते हैं। डेल्टा एक्स हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा दिस इंप्लाइज ई बराबर जो है सरफेस, ई बराबर हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट एरिया। ये एक रिलेशन हो गया। अब सोप बबल के केस में और एयर बबल के केस में दोनों में एरिया का अंतर आ जाएगा, ठीक ना। एरिया अगर सोप बबल में हम लोग माने एयर बबल में ए लिखेंगे तो सोप बबल में 2a लिखेंगे, ठीक है। अगर बबल है तो एरिया हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर माने स्फीयर करके इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सो in the case of air bubble, अगर एयर बबल के केस में बात करेंगे तो वर्क डन लिखते हैं दिस इज T इंटू डेल्टा ए। इसका मतलब ये हो गया T इंटू हो जाएगा 4 पाई आर फाइनल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर इनिशियल जो रेडियस होगा स्क्वायर, ऐसा लिख दो। इन द केस ऑफ सोप बबल हम लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू बराबर टी डेल्टा ए टी इंटू 8 पाई आर फाइनल स्क्वायर माइनस 8 पाई आर इनिशियल स्क्वायर। इसमें डबल लेयर होता है ड्यू टू डबल लेयर, हम लिख देते हैं यहाँ पे ड्यू टू डबल लेयर। ठीक है। अब अगर मान लो कि अगेन अगर हम लिखना चाहें अगेन वर्क डन और वर्क डन ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर तो हम लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू पी बने डेल्टा बी, और पी लिखेंगे डेल्टा भी के जगह पे लिखते हैं 4 पाई बाई 3 आर फाइनल का क्यूब माइनस 4 पाई बाई 3 आर इनिशियल का क्यूब। आर इनिशियल का क्यूब मतलब ये इसमें बहुत सारा रिलेशंस आ सकता है, इस तरह से आता है। फिर उस पर टेम्परेचर का चेंज आने लग जाता है, ठीक ना। डेल्टा बराबर एम एस डी थीटा करके हम लोग माने जैसे एक्सपेंड करेगा तो स्वाभाविक है कि टेम्परेचर घटेगा, तो वो सब कितना से चेंज आ गया वगैरह वगैरह हम लोग कुछ इस तरह से लिख करके और फिर हम लोग इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो एक रिवीजन टाइप का इसमें आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 2 वेवलेंथ, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक ना, लिखते हैं लेट, अगर ये जो है सो दोनों कहता है कि ओवरलैप करता है, तो हम कहते हैं लिखते हैं कि अगर फ्रिंज ओवरलैप कर रहा हो, if the fringes overlap, which means थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यार, which means the final position for both the fringes remains same, तभी तो ओवरलैप करेगा। यानी एक का पोजीशन जहां होगा उसी का वहीं पर उसी दूसरा का भी पोजीशन वहीं पे हो गया। तो लेट इसका ने xm बराबर हम xn लेते हैं। सो ये हो गया mth पोजीशन ऑफ mth फ्रिंज, पोजीशन ऑफ mth फ्रिंज,
फ्रिंज, और ये हो गया पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। दिस इंप्लाइज कि m लैम्डा d by 2, इसमें लैम्डा 1 है, और ये हो जाएगा n लैम्डा 2 d by लैम्डा d by 2d, स्मॉल d यहाँ पे d हो गया, जहाँ पे कि क्या क्या मीनिंग है वो सब पता है, नहीं है तो अभी हम थ्योरी में डिस्कस कर देंगे। n डेल्टा, ठीक है, इसका माने हम n by n लिखेंगे तो लैम्डा 2 by लैम्डा 1, लैम्डा 2 जरा देखो कितना है, लैम्डा 2 है 650, और ये है 450, 0 0 गया, 13 5 65, 9 5 45, तो मिनिमम लिखेंगे, सो मिनिमम ऑर्डर ऑफ लैम्डा 1 ये 9, कहने का मतलब कि m बराबर हम लिखेंगे 13, n बराबर 9, तो n जो वेवलेंथ है n जो है लैम्डा 1 के लिए, ठीक है, तो लैम्डा 1 के लिए n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसका लैम्डा 1 वाला 9th जो फ्रिंज होगा वो लैम्डा 2 के 13 वाला से कोइंसाइड करेगा, फिर इसका 26 हो जाएगा, 2 से गुना करो, इसका 18, माने n का लैम्डा 1 का 18वां जो फ्रिंज होगा वो इसका 26th फ्रिंज से ओवरलैप करेगा, फिर 3 से कर लो, तो 9 3 27, 13 3 39, 39, ये 27th जो होगा लैम्डा 1 का, ये इसका 39th से मतलब ओवरलैप करेगा, ये इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा। अगर इसमें हम लोग रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करें, for Young's double slit experiment, अब Young's double slit एक्सपेरिमेंट में तो और Young's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए बात करेंगे, तो इसको हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। इसमें है क्या कि ये कुछ इस तरह का है, ये बीच का ये गैप हो गया, ये स्क्रीन हो गया, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, और ये हो गया प्लेन ऑफ स्लिट्स, ये डिस्टेंस d, ये S1 S2 सोर्स है, ये अगेन डिस्टेंस d या ये S2 सोर्स है, सॉरी S1 सोर्स है। यहाँ से अगर हम मेन सोर्स की बात करें, यहाँ से जो है ये कुछ ऐसा आएगा, S2 है, तो यहाँ से लाइट ऐसा है, और ये दोनों मिल करके यहाँ पे ओवरलैप करके सुपरपोज करके P पॉइंट पर ये एक्शन के लिए ये सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें क्या क्या डिस्टेंस कहाँ कहाँ है दिया हुआ दिखाई देगा। तो हम लिखते हैं फॉर पाथ डिफरेंस, ठीक है, तो डेल्टा x लिखते हैं, दिस इज SS2 प्लस S2P माइनस SS1 S1P। अब ये है कि यहाँ से SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P, तो ये तो बराबर होगा, खत्म हो जाएगा, इसका मैंने S2P माइनस S1P ये पार्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है, वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस कम्स टू xn2b by d, ये डेल्टा x का है पार्ट डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस लिखे
और फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का डेल्टा फाई लिखते हैं तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। देख लो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ये हो जाएगा एक्स एन 2d बाई डी। ये हम लोग फेज डिफरेंस लिख सकते हैं। जैसे इंटेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करना हो, मान लो इसका इंटेंसिटी I1 है, इसका I2 है, किसी पोजीशन पर हम लोग इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि इसमें तो मेन लाभ ब्राइट और डार्क तो इंटेंसिटी का ही खेल है। इंटेंसिटी जहाँ 0 होगा वहाँ डार्क हो जाएगा, जहाँ इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा हो, मैक्सिमम होगा, वहाँ ब्राइट हो जाएगा। अगर इसके लिए बात करते हैं तो लिखेंगे ऑल्सो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। ब्राइट फ्रिंजेस हो गया तो डेल्टा एक्स बराबर लिखेंगे एन लैम्डा, और ये आ गया है एक्स एन, देख लो 2d बाई डी, तो ये एक्स एन 2d बाई डी बराबर एन लैम्डा, इसका एक्स एन बराबर आ जाएगा एन लैम्डा डी बाई 2, ये आ जाएगा। अब इसमें एन का वैल्यू रखते जाओ, वैल्यू मिलता जाएगा, वो सेंट्रल ब्राइट आ गया। सिमिलरली फॉर डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस लिखते हैं तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये कहाँ से आता है ये तो पता होगा, एक्स एन 2d डी बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, एंड दिस इंप्लाइज कि एक्स एन बराबर लिखते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 4। ठीक है, किस पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है तो दिखाई दे रहा है। अब है इसी पे बहुत सारा चीज आता है कि अगर मान लो कोई हम बीच में जो है फिल्म डाल दें तो कितना क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, पैटर्न शिफ्ट कर जाएगा, पैटर्न नीचे या पैटर्न ऊपर वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह से हम लिख देते हैं अगेन, ठीक है। हम लिखते हैं इसमें जैसे देख लो, अच्छा अगेन फॉर एंगुलर कैलकुलेशन लिख देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगेन फॉर फ्रिंज, again for fringe width, फ्रिंज तो बीटा बराबर लिखते हैं जैसे एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, इसका मतलब हो गया एन प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d एन लैम्डा डी बाई 2। ब्रैकेट के लिए बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा दिस इज लैम्डा डी बाई 2 बीटा, और डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। ये जो है इसको इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन, दैट इज बताता है कि जितना विड्थ ब्राइट का होगा उतना ही, माने जितना सुख का टाइम होगा उतना ही स्पैन दुख का होगा, ठीक है ना। ब्राइट दैट इज द विड्थ रिमेन सेम, remain same for bright as well as for dark fringes. For angular calculation, angular calculations, angular position,
इसको हम लोग बोलते हैं थीटा एन, ठीक है। और ब्राइट थीटा एन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सन बाई टी। एक्चुअली टेन थीटा लिखते हैं, यहाँ से जो लिखेंगे वो टेन थीटा। जब देखो कैपिटल डी है, S2 है, ये डी है, ये S1 है, ये स्मॉल डी है। ये P पॉइंट है, ये एक्सन है, ये O है, ये थीटा है, थीटा एन, ठीक है। हम अगर tan थीटा लिखे यहाँ पे तो tan थीटा n लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्सन बाई डी, ठीक है। और वेरी स्मॉलर थीटा थीटा n जो होगा वो ये हो जाएगा एक्सन बाई डी, ठीक है। बहुत स्मॉल तो थीटा आ जाएगा तो उसके लिए tan थीटा थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ से लैम्डा बाई 2, n लैम्डा बाई 2। और डार्क फ्रिंजेस तो लिखेंगे थीटा एन बराबर एक्सन बाई डी अगेन, ये आ जाएगा दिस इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4, ठीक है। और एंगुलर फ्रिंज और एंगुलर फ्रिंज बीटा थीटा इसका नाम है, ये लिखते हैं, सेम लिखेंगे, ये लैम्डा बाई 2 दिया बता देंगे सेम, या चाहो तो एक बार लिखिएगा। लिखेंगे बीटा थीटा बराबर थीटा एन प्लस 1 थीटा एन, एंड दिस कम्स टू लैम्डा बाई 2, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि बीटा थीटा बराबर लिखते हैं लैम्डा बाई 2। Now, for resulting intensity तो IR लिखते हैं। देखो IR ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos डेल्टा फाई, जहाँ पे डेल्टा फाई बराबर जो हो जाएगा, ये आया था 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, इसका हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, और डेल्टा एक्स की जगह पे एक्सन 2d बाई डी कुछ ऐसा, ठीक है। सिमिलरली रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड लिखेंगे, सिमिलरली रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ये a बराबर लिखते हैं a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई का रूट, ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसी में हम लिखते हैं, नोट करके लिख दो, द साइज ऑफ the slits corresponds to the amplitude of the wave। मतलब ये हो गया कि अगर हम इसमें बात करना चाहें इसे, ये P हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा, ये S1, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ से इसे ये जाएगा तो ये A1 यहाँ से जा सकता है, ये A2 जा सकता है,
या इसको रहने तो एक ही सोर्स से जाएगा तो फिर से आइडेंटिकल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, कहने का सिंपल सेंस है कि यहाँ से जाएगा। अब ये मामला यहाँ पे क्या है कि अगर एक का साइज दूसरे से मान लो दुगुना है तो एम्पलीट्यूड जो है सो उसका दुगुना हो जाएगा। इसलिए हम लिखें कॉरेस्पॉन्ड्स, जैसे लेट size of S1 is 3 times that of S2. Then A2 जो हो जाएगा, अगर A है तो A1 जो होगा सो 3A हो जाएगा। इसका ध्यान रखें, कुछ कुछ किताब में क्या किया है, कुछ जो एक बार सवाल पूछा है तो उसका जो सॉल्यूशन में इंटेंसिटी को कर दिया 3 टाइम्स। इंटेंसिटी नहीं होगा, ये एम्पलीट्यूड होगा। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं जैसे A मैक्स और A मिनिमम, कुछ बात करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2। मॉड ले लेंगे, ठीक है ना, निगेटिव नहीं दिख रहा। इसी तरह से ऑल्सो अगर आप इंटेंसिटी के लिए बात करेंगे I मैक्स by I minimum, this comes to I1 plus root under I2 by हो जाएगा root under I1 minus root under I2 का स्क्वायर। ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का इस तरह से हम लोग एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, साइज की बात करेगा तो साइज की बात करने में हम लोग एम्पलीट्यूड को ट्वाइस थ्राइस जो भी होगा, माने साइज रिलेटेड है एम्पलीट्यूड से, नॉट विथ इंटेंसिटी। इसका ध्यान रखें। ठीक है, अगर मान लो कि हम लिखते हैं कि थिन फिल्म, एक्सपेरिमेंट विथ थिन फिल्म, एक्सपेरिमेंट विथ थिन फिल्म, थिन फिल्म। ये क्या मतलब है भाई? मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे ऐसे और ये आगे ऐसे, ये पी पॉइंट है जहाँ सुपरपोज किया, ये एक्सेंट है, ये ओ सेंट्रल है, कैपिटल डी है, स्मॉल डी स्मॉल डी। अब इसमें क्या है कि हम एक थिन फिल्म लगा दिए। ठीक है, मतलब ये हो गया तुम्हारा μ1 और इसका थिकनेस T1 आ गया। ये हो गया तुम्हारा μ2, ये हो गया ये हो गया μ2 और इसका थिकनेस T2 आ गया। ठीक है, तो हम इसमें अगर लिखते हैं, ठीक ना, तो ये लिखेंगे हम लोग डेल्टा एक्स जो लिखते हैं इसमें अगेन, तो S2P माइनस S1P, ये हो जाएगा S2P प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस S1P प्लस μ1 माइनस 1 इंटू T1। ऐसा ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ है ये, ऑप्टिकल μ1 माइनस 1 T करके इस तरह से कुछ आता है। इसका मतलब ये आ जाएगा कि S1P माइनस S2P ना, S2P माइनस S1P प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस μ1 माइनस 1 इंटू T1। ठीक है, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा xn2d बाई डी प्लस μ2 माइनस 1 T2 माइनस μ1 माइनस 1 T2। अब इसमें जिसको भी पार्ट डिफरेंस आ गया, सो फेज डिफरेंस इंटेंसिटी या रिजल्टिंग इंटेंसिटी वगैरह के लिए बात करते हैं। डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा
इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा। मतलब कहने का ये कि पूरा का पूरा अगर ये बात करना चाहे पोजीशंस वगैरह तो पोजीशन जो है जो शिफ्ट ऊपर कर जाएगा नीचे कर जाएगा या सेम रह जाएगा, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिखा देना चाहते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस इसमें हम लिखते हैं डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा एन लेम्डा और डेल्टा एक्स आ गया xn 2d xn 2d by d माइनस प्लस μ2 माइनस 1t2 माइनस μ1 माइनस 1t1 ये आ गया है बराबर एन लेम्डा। अगर यहाँ से हम xn लिखना चाहें दिस इंप्लाइज तो ये हो जाएगा कितना एन लेम्डा डी, ये आ जाएगा एन लेम्डा प्लस μ1 माइनस 1 इंटू t1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू t2 और ये हो जाएगा d बाई 2। ठीक है। अब इसी में अगर मान लो कि हम हटा दें कोई स्लैब तो μ1 मान लो कि 1 कर दिए एयर के लिए या μ2 1 कर दिए एयर के लिए तो खत्म हो जाएगा। जैसे हम अगर कह दें कि इफ μ2 बराबर 1 और एयर माने नहीं है उसमें स्लैब नहीं है, इसका मतलब हो गया xn बराबर हो जाएगा एन लेम्डा प्लस μ1 माइनस 1 t1 और ये हो जाएगा d बाई। तो पहले के तुलना में देखो ये पोजीशन बदल गया अपना प्लस आ गया, इसका पहले की तुलना में ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। उसी तरह से अगर ये μ1 हटा दोगे निगेटिव आ जाए तो नीचे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कितना शिफ्ट अगर हम लोग लिखना चाहें शिफ्ट ऑफ द फ्रिंजेज अगर लिखते हैं तो हम लिखते हैं डेल्टा बराबर हो जाएगा देखो एन लेम्डा ये हो जाएगा μ1 माइनस 1 हम नेट जनरल लिख रहे हैं माइनस μ2 माइनस 1 t2 और ये हो जाएगा दिस इज d बाई 2। ये शिफ्ट हो गया। अगर शिफ्ट 0 हो जाए और डेल्टा 0 तो ये हो जाएगा μ1 t1 μ1 माइनस 1 t1 बराबर हो जाएगा μ2 माइनस 1 t2 वगैरह वगैरह। इसी तरह से हम इसको रिवाइज कर लेंगे, पूरा इस पर डिस्कशन आ जाएगा। ठीक है। कहता है कि 58 क्वेश्चन, तो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले एक बार सॉल्यूशन इसका निकालते हैं फिर रिलेटेड क्वेश्चन जो थ्योरी होगा ये बात करेंगे। कहता है स्प्रिंग इलास्टिक स्प्रिंग अंडर टेंशन 3 न्यूटन हैज ए लेंथ a और इट्स लेंथ इज b अंडर टेंशन 2 न्यूटन फॉर इट लेंथ इतना और इट्स लेंथ इतना द वैल्यू ऑफ द टेंशन विल बी कितना है। सिंपल। तो एक चीज तो क्लियर है, थोड़ा सा इसको अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा लगा देते हैं पढ़ा देते हैं। अगर हम लोग बात यहाँ पे करेंगे कि टेंशन के लिए तो मान लो कि हम टेंशन लिखते हैं F बराबर K लेट फॉर स्प्रिंग F बराबर हम लिखते हैं K इंटू x1 माइनस L0 या L लिख दो नो प्रॉब्लम। हम इनिशियल लेंथ जो है नेचुरल लेंथ उसका L मानते हैं तो एक्सटेंशन जो हो जाएगा 6.1 तो यहाँ से हो गया दिस इंप्लाइज की कितना है 3 न्यूटन है सब कांस्टेंट K उन्हें कितना में A के लिए A माइनस L ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। और इसको कहता है 2 न्यूटन है 2 न्यूटन है B के लिए तो 2 बराबर K B माइनस L हो जाएगा ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है। अगेन कुछ कह रहा है कि ये फोर्स क्या होगा K गुने 3A माइनस 2B माइनस L। ठीक है। ये तीसरा इक्वेशन तो लिखेंगे आफ्टर सॉल्विंग हम वी कैन गेट हियर हो जाएगा। ठीक है। अब है कि मतलब
इसी में हम लोग अगर बात करें रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जरा से देखो। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो सिंपल है कि हम लिखते हैं F बराबर K माइनस के एक्स। अगर वेक्टर फॉर्म में इसे लिखे, इन मैग्नीट्यूड लिखेंगे F बराबर के एक्स, के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा, या इसका बहुत सारा नाम है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग रेट वगैरह वगैरह, और ये एक्स जो है सो एलोंगेशन है, एलोंगेशन या कंप्रेशन। माइनस बताता है, यहाँ पे लिख देंगे कि एफ जो होगा ये उल्टा होगा एक्स के, मतलब जिधर एक्स होगा उसके उल्टा ये फोर्स लगेगा। ये सब पता होगा, इसमें कोई बहुत नया चीज हम नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। ये सब जो है स्प्रिंग फोर्स में ऐसे लगता है। अब क्या है कि इसमें बहुत सारा तरह के क्वेश्चन होता है, जैसे ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को अगर काट देंगे तो उस पर किस तरह से फर्क पड़ेगा, ठीक ना। या फिर एनर्जी का जो स्प्रिंग का कैलकुलेशन है, ऑल्सो फॉर एनर्जी अगर लिख दें, ऑल्सो फॉर एनर्जी लिख देंगे तो u बराबर जो हो जाएगा स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर x जो है सो एक्सटेंशन ही है, ठीक है, माने कंप्रेशन या एलोंगेशन है, ठीक है, ग्रुपिंग के लिए, और स्प्रिंग का जो है सो स्टिफनेस के लिए। तो हम लोग ये कटिंग के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। चूंकि स्प्रिंग जो है सो एक मेजर पार्ट है, तो स्प्रिंग जो फोर्थ चैप्टर में आता है उस वहां पे सही है। उसके बाद जो आता है ये आता है आपका मतलब SHM, तो स्प्रिंग जो है सो SHM का एक मेजर पार्ट है। तो वहाँ पे हम लोग SHM का जो सवाल बनाते हैं वो हम लोग स्प्रिंग के फोर्स मेथड से भी बनाते हैं और एनर्जी मेथड से भी बनाते हैं। तो वहाँ पे स्प्रिंग के लिए हम लोग उस तरह से बात करते हैं, मतलब हम लोग आगे इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी बहुत टाइम देना बहुत सही नहीं है।